तो अश्वनी भाई, प्रोफेसर साहब, खबर तो अच्छी है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, शको शुबा नहीं हो सकता। चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। 11 साल पहले हम फ्रजाइल 5 में आते थे। तो क्या आम आदमी के अच्छे दिन भी आ गए? अच्छी खबर तो आई, आपके मेरे लिए आम आदमी के अच्छे दिन भी आ गए क्या? देखिए संदीप जी, हम ये जान रहे हैं कि जब तक अर्थव्यवस्था का साइज बढ़ता नहीं, यानी हम किस स्थान पर हैं वो तो एक महत्वपूर्ण है, लेकिन साइज ऑफ द इकोनॉमी, जिसको हम आपने 350 लाख करोड़ की बात कही, जब तक वो साइज बढ़ता नहीं, सरकार के पास संसाधन आते नहीं और सरकार जो है उसको न तो निवेश कर पाएगी और न ही उसके बाकी जो सामाजिक सेवाओं पर या गरीबी के उन्मूलन पर या जिसको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कहते हैं उसको ठीक करने में उसका कर नहीं पाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है तो जब अर्थव्यवस्था का साइज बढ़ता है। साइज तो लगातार बढ़ रहा है 11 सालों से। तो 2 करोड़ रोजगार हर साल बनने चाहिए थे। आम आदमी की आमदनी भी बढ़नी चाहिए थी। मैं अपनी बात मैं आपको जो अभी बताना चाह रहा हूँ कि इस दौरान यदि आप देखें तो लगातार हमारी जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कम हुई है। मैं आपको आंकड़ों के हिसाब से बताता हूँ कि दुनिया में जो सबसे गरीब मुल्कों में भारत का स्थान आता ही था, अब जानते हैं। तो उसमें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो यूएनडीपी, यानी पहले तो पॉवर्टी लाइन की बात करते थे, वो एक्चुअली जो वो पॉवर्टी लाइन होती थी वो हंगर लाइन होती थी। अच्छा। लेकिन ये जो पॉवर्टी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का इंडेक्स आया वो एक अलग प्रकार का है, जिसमें 10 इंडिकेटर्स होते हैं, जिसमें हाउसिंग भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, पानी भी है, शौचालय भी हैं, तमाम सब प्रकार की जो चीज़ें हैं उसके अंदर इनकॉर्पोरेट होती हैं। इनकम भी है और साथ ही साथ जो स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं भी। उसमें जो हमारा इंडेक्स होता था वो एक ज़माने में 2.283 होता था और अब वो घट करके 0.69 रह गया। नहीं, ये इतने महीन आंकड़े हो गए। प्रोफेसर साहब, बीच में रोक रहा हूं। आंकड़ा बताइए ना, कितने करोड़ लोग पहले गरीब थे और कितने करोड़ लोग अब गरीब हैं? आंकड़ा बताते। हाँ, ये बताइए ना प्लीज। लगभग ये वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के हिसाब से पहले जो 29 करोड़ लोग गरीब थे, अभी मात्र 11 करोड़ लोग रह गए। अच्छा। उसका कारण ये हुआ कि 11 करोड़ रह गए। एक मिनट लोगों को मकान मिला, पानी मिला, बिजली मिली। एक सेकंड का आप पॉज लीजिएगा। 2 अक्टूबर 2022 स्वदेशी जागरण मंच का ही एक कार्यक्रम था, स्वावलंबी भारत अभियान। उसमें दत्तात्रेय होसबले साहब नंबर 2 हैं आरएसएस में, वो आए थे मुख्य अतिथि के तौर पे। वो कह रहे थे कि 20 करोड़ लोग तो अभी भी गरीबी रेखा के नीचे हैं और 23 करोड़ लोग ऐसे हैं इसके अलावा जिनकी आय 375 रुपए प्रतिदिन भी नहीं है। गलत जानकारी दे रहे थे क्या दत्तात्रेय होसबले जी? नहीं, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का आंकड़ा है और दूसरा अलग प्रकार नहीं, आप कह रहे थे ना 11 करोड़ लोग रह गए गरीबी रेखा में, 11 करोड़ लोग रह गए। यहाँ तो ये 43 करोड़ लोग की बात कर रहे हैं दत्तात्रेय होसबले साहब। नहीं, आप, मुझे लगता है कि आपको समझने में थोड़ा सा रहा होगा। लेकिन ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स घटा है वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिसमें लोगों को मकान मिले, बिजली मिली, पानी मिली। आप इस बात को मानेंगे, इस बात को कि 4 करोड़ लोगों को नया घर मिल गया। ये पहले क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादा अगर आमदनी होती है तो सरकार के पास ज़्यादा पैसा आता है। जब रिसाव नहीं होता, सरकार के पास ज़्यादा पैसा आता है प्रोफेसर साहब, या कुछ लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाता है। वहीं आप ही के कार्यक्रम में दत्तात्रेय होसबले बोले थे, 1 मिनट सर, 1% आबादी के पास देश की 20% संपत्ति है और 50% जो बॉटम हाफ है उसके पास देश की कुल 13% संपत्ति है। तो संपत्ति तो बढ़ना ही रही है आम आदमी की, गरीबी पर दूर हो रही है। थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है। आप रिलेटिव, इसको रिलेटिव इनइक्वालिटी बोलते हैं।
जो एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी की जो बात है वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी नीचे गई है, रिलेटिव इनइक्वालिटी ये लंबे समय तक ये लगातार बढ़ रही है, ये सब लोग कहते हैं। लेकिन अगर इसको जब तक हम पूरे साइज को बढ़ाते नहीं हैं, अपने केक के साइज को, तो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर पाएंगे, ये भी एक बात आती है। लेकिन हमारा ये मानना है कि इसके साथ ही साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ने चाहिए, लघु उद्योगों को बढ़ावा मिलना चाहिए, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिलना चाहिए, और इसके साथ ही साथ देश में आत्मनिर्भरता बननी चाहिए। क्योंकि अभी तक हम आप तो देख रहे हैं कि के एक्सपर्ट हैं, कांग्रेस बताइए मुझे प्रोफेसर साहब, एमएसएमई लघु और सूक्ष्म जो उद्योग हैं उसके तो आप एक्सपर्ट हैं। 6 लाख के करीब यूनिट बंद हो गई हैं नोटबंदी के बाद से, जीएसटी के इम्प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन के बाद। गलत तो नहीं है आंकड़ा? ये जो लगातार जो चाइनीज इनफ्लो आता है, सामान आता है, उसकी वजह से हमारे लघु उद्योग क्या बाकी उद्योग भी बंद होते हैं। यही कारण है कि 2020 से जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं आत्मनिर्भरता का, और आपने देखा इस बात को, इस युद्ध के दौरान हमने अपनी आत्मनिर्भरता के आधार पर, अपने ब्रह्मोस के आधार पर, अपने आकाश के आधार पर, अपने बाकी जो एंटी ड्रोन सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, ये सारा हमारा बनाया हुआ था। दुश्मनों के आत्मनिर्भरता, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, दिखाती है। ये ताकत तो दिखाई, और इस बात की तो तारीफ होनी चाहिए। दुश्मन के दांत खट्टे किए, आतंकवाद जो है, जो हमारा बड़ा दुश्मन है, उसको ढेर करते दिखाई दिए। पर यहां पर जो हमारे दूसरे एक आतंक जो बेरोजगारी ने, महंगाई ने छेड़ रखा है, उसे खत्म करने के लिए क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था का साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा। सुनिए ना सर, प्लीज 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो अनाज देना पड़े तो दायरा किसका बढ़ रहा है? गरीबी का बढ़ रहा है या संपन्नता का बढ़ रहा है? देखिए, एक बात हम 81 करोड़ लोगों को दें, चाहे उसमें 10 या 20 करोड़ लोग वास्तव में गरीब हैं, 81 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, इसका कारण ये है कि हमारे पास एक्सेस अनाज है, उसको हम लोगों को दे करके उनके जीवन स्तर को बेहतर बना रहे हैं। चाहे उनके पास आमदनी है खरीदने के लिए, लेकिन उससे वो बाकी आमदनी को वो ज़्यादा दूसरे चीज़ों के लिए उपयोग कर सके। और भारत सरकार के पास जो इतना अनाज पड़ा है, एक्सेसिव अनाज पड़ा है, उससे तो उनके पास रहेगा खाने पीने की चीज़ों की। 27 देशों में 105वें नंबर पर क्यों है? बताता हूँ, वही गलत है। आपने खुद ही मान लिया था पहले ही बात की। हाँ। क्योंकि हम लोग इस बात को बार बार उठा रहे हैं कि जो अभी आपने आंकड़े बताए बच्चों के स्टंटिंग के और वेस्टिंग, 35% 5 साल से कम बच्चे अब विकसित देखते हैं, स्टंटेड ग्रोथ है, नॉर्मल। हाँ। वो अपनी हाइट ही नहीं पकड़ पाते। आंकड़े बताए थे, जो आपने आंकड़े बताए, मैं बता रहा हूं। देखिए जो रियल टाइम डाटा पोषण के हिसाब से आ रहा है, हमारा जो भारत सरकार का जो पोषण नेटवर्क है, उसके हिसाब से जो आंकड़े आ रहे हैं उनको लेना चाहिए। जो ये वर्ल्ड बैंक भी मानने के लिए तैयार है, बाकी यूएनडीपी भी मानने के लिए तैयार है। लेकिन ये वेल्ट हंगर हिल्फे जो एक जर्मनी एक छोटी सी संस्था है, वो इस प्रकार के आंकड़े प्रकाशित करती है, जो वर्ल्ड बैंक भी नहीं मानता है। नहीं, तो आपकी बात ये फेयर है, ये तो मैंने भी बोला। पर प्रोफेसर अश्वनी महाजन, एक चीज बताइए। देखिए, देश की अर्थव्यवस्था बढ़े, हम भी चाहते हैं भाई बढ़े, और उससे देश की संपत्ति भी बढ़े, सरकार के पास और संसाधन आए। पर आम आदमी की कमाई बढ़ रही है क्या? ईमानदारी से ये बताइएगा मुझे। तो अगर यहां पर तो हालत ये हो गए, आमदनी 98, खर्चा रुपया, हम तो बलि का बकरा बने हुए हैं। ईएमआई का ही चक्कर खत्म नहीं होके देते। संदीप जी, अगर हम महंगाई को काबू में कर पा रहे हैं, बाकी जगह से, बाकी मुल्कों से हमारे यहाँ महंगाई कम है, अमेरिका में, बाकी यूरोप में लगातार महंगाई बढ़ रही थी, हमारी महंगाई कम होने से हम अब आप देख रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट को कम कर रहा है। महंगाई तो कम है, कमाई भी तो कम हो रही है। कम होने के कारण लोगों की महंगाई तो जेल, वो जो गाना है ना, अब आप महंगाई की बात खत्म हो गई, खायत जात है। नहीं सर, आमदनी की बात कर, वो पीपली लाइव का जो गाना था ना, उसमें एक पहली लाइन भी थी, सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खायत जात है। सैया को कमाने तो दो, वो कमा रहा है क्या? फिर तो महंगाई पे भी आ जाएंगे। की बात की
महंगाई के बाद आमदनी पर आ रहा हूं। आमदनी की बात करें तो देखिए, अब हम 12 लाख करोड़ रुपया, उससे भी ज़्यादा हम इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी निवेश पर खर्च कर रहे हैं। अच्छा। उसमें रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड है, बाकी तमाम चीज़ें हैं। उसके कारण जो हमारी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो लगातार घट रही है। विश्व स्तर पर जब हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते थे, हमारा सामान कोई खरीदता नहीं था। हम जानते हैं नेहरूवियन पीरियड में कोई सामान नहीं खरीदता था, हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। आज लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो रही है, उसके कारण संभावनाएं बड़ी हैं तो और हम ज़्यादा निर्यात कर ठीक पाएंगे, है, मैं ज़्यादा आपकी बात उत्पादन समझ होगा। गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।